हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फरहद एकेडमी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही मार्मिक और दुखद कहानी समझने वाले हैं जिसका नाम है अपना अपना भाग्य। इस कहानी को जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है और इस कहानी को लिखने का उनका उद्देश्य सामाजिक विषमता दिखाना है। सामाजिक विषमता मतलब सोशल इनइक्वालिटी। समाज में गरीब और लाचार मजबूर बच्चों का शोषण दिखाना, यह भी इस कहानी का और एक उद्देश्य है। तो चलिए हम देखते हैं अपना अपना भाग्य किसकी कहानी है। कहानी की शुरुआत तो बहुत सुखद है, पर इसका अंत उतना ही दुखद है। बहुत कुछ निरुद्देश घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। लेखक और उनके एक मित्र नैनीताल घूमने गए थे। वहाँ वे होटल डी पो में ठहरे थे। शाम को जब घूमने निकले तब कुछ देर घूमने के बाद एक बेंच पर बैठ गए। निरुद्देश घूम चुकने पर मतलब बिना किसी उद्देश्य के घूम रहे थे। समय बीतता चला गया और अंधकार बढ़ गया। हवा में नमी आ रही थी, ठंड बढ़ रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। शाम इतनी खूबसूरत थी और लेखक वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भाप से बादल बन रहे थे वो बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे रुई के रेशे हो, रुई मतलब कॉटन। और उनको ऐसा लग रहा था कि वो बादल उनके सिरों को छू कर जा रहे हैं। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफ़ेद और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों। दिन ढल रहा था और चांद का हल्का प्रकाश था। थोड़ा सा अंधेरा हुआ था और उस वक्त वो बादल कभी नीले दिखते थे, कभी सफ़ेद और फिर कभी लाल पड़ जाते और उन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे वो लेखक और उनके मित्र के साथ खेलना चाह रहे हों। मैंने यहाँ ब्रैकेट में मीनिंग्स लिखे हैं। 10-15 मिनट हो गए पर मित्र के उठने का कोई इरादा नहीं था। तब लेखक ने अपने मित्र से थोड़ा सा झुंझलाकर या चिढ़कर चलने के लिए कहा, पर उनके मित्र और बैठना चाहते थे। उनके मित्र ने हाथ पकड़कर फिर बैठा लिया। तब लेखक के पास और कोई चारा न रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान न था, पर ज़रा बैठना भी ज़रा न था। कुछ देर तक दोनों बैठे रहे। चुपचाप बैठे बैठे भी तंग हो रहे थे, चिढ़ रहे थे। फिर लेखक के मित्र अचानक से बोले, देखो वह क्या है। उन्हें अंधेरे में कुछ आता हुआ दिखाई दिया। तो लेखक के मित्र बोले, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही थी। मैंने कहा होगा कोई। उन्होंने देखा कि एक लड़का अपना सिर खुजाता हुआ आ रहा था और उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, सिर पे कोई कपड़ा नहीं था और उसने एक मैली सी गंदी सी कमीज़ पहनी हुई थी। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे थे और वह न जाने कहाँ जा रहा था। कहाँ जाना था, न दायां था न बायां था। वह दुनिया से बेखबर चला आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे पता ही नहीं है कि उसे कहाँ जाना है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपने कल के बारे में सोचता हुआ चल रहा था और इस दुनिया से बेखबर चला जा रहा था। पास में चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा कोई 10-12 बरस का लड़का होगा। चुंगी कर वसूलने का स्थान, जहाँ टैक्स कलेक्ट किया जाता है, उसे चुंगी कहते हैं। वहाँ एक छोटी लालटेन थी और उसकी रोशनी का जो घेरा आ रहा था उसमें लेखक ने और उनके मित्र ने देखा कि एक 10-12 बरस का लड़का चला आ रहा है। गोरे रंग का है पर मैल से काला पड़ गया है। लड़का देखने में गोरा था पर गंदा हुआ था तो गंदगी से वह काला दिख रहा था। आंखें अच्छी पर सोनी थी। उसकी आंखें अच्छी थी पर सोनी मतलब उदास थी उसकी आंखें। उसकी आंखों में
एक तरह की उदासी छाई हुई थी। माथा झुर्रियाँ खा गया था, मतलब उसके माथे पर झुर्रियाँ दिख रही थी और अपनी ज़िंदगी की परेशानियों की वजह से वो उसकी उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो गया था। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी न देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। वो कहाँ जाना चाहता था ये उसे पता नहीं था। नैनीताल में आसपास इतनी खूबसूरती थी, पर वह कुछ नहीं देख रहा था। ना कोहरा, ना तालाब। कोहरा मतलब फॉग। निकट वर्तमान मतलब कल क्या होने वाला है, बस यही वह देख रहा था। शायद उसकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां होंगी कि वह उस खूबसूरती का मज़ा नहीं ले रहा था और सिर्फ अपने वर्तमान की सोच रहा था। लेखक के मित्र ने उसे आवाज़ लगाई, ए! उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी, आश्चर्य से देखा। लेखक के मित्र ने जब उसे आवाज़ दी तब उसने अपनी उदास भरी आंखों से बिल्कुल आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। फिर उन्होंने पूछा, कहाँ जा रहा है? पर वह कोई उत्तर नहीं दे सका। बालक मूक फिर बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। वो बिल्कुल चुपचाप था, पर ऐसे लग रहा था कि वो चेहरे से कुछ बोल रहा है। लेखक के मित्र ने उससे पूछा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? लेखक के मित्र और उस बच्चे के बीच में वार्तालाप हुआ, कॉन्वर्सेशन हुआ, और उस वार्तालाप से लेखक को और उनके मित्र को पता चला कि वह किसी दुकान पर नौकर था। मालिक उसे 1 रुपया और झूठा खाना देता था। उसे मालिक के सभी काम करना पड़ते थे और आज ही मालिक ने उसे नौकरी से हटा दिया था। फिर लेखक के दोस्त ने पूछा कि फिर नौकरी करेगा? तो लड़का नौकरी करने तैयार था। जब उन्होंने पूछा कि क्या कहाँ सोएगा और इन्हीं कपड़ों में सोएगा क्या, तो बालक फिर आंखों से बोलकर चुपचाप खड़ा रहा, मानो वह सोच रहा था कि यह कैसा मूर्ख प्रश्न है, क्योंकि वह लड़का गरीब था, उसके पास काम नहीं था, रहने के लिए घर नहीं था, वो अपने मालिक के दुकान पे ही सोता था, उसका ही झूठा दिया हुआ खाता था। तो लेखक ने जब पूछा कि तू कहाँ सोएगा, इन्हीं कपड़ों में सोएगा, तो बच्चे की आंखें मानो बोल रही थी कि यह कैसा मूर्ख प्रश्न है। जब लेखक के मित्र ने उसके माँ बाप, घर, गांव इसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह गरीबी के कारण घर से भाग आया है। उसका गांव वहाँ से 15 कोस दूर था। उसके कई भाई बहन थे। माँ बाप भूखे रहते, न वहाँ काम था, न खाने के लिए कुछ था। उसी गांव के और एक साथी के साथ और एक लड़के के साथ वह भाग आया था, पर उसके साथी को उसके मालिक ने इतना मारा कि वह मर गया। बस ज़रा सी उम्र में इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ। लेखक और उनके मित्र को बालक की इस स्थिति पर दया आई। वो उस लड़के को अपने साथ ले गए। जिस होटल में लेखक और उनके दोस्त रुके थे, वहीं उनके और एक मित्र जो कि वकील थे, वो भी रुके थे। लेखक, उनके मित्र और वह लड़का तीनों होटल में चले गए। वकील साहब को एक नौकर की आवश्यकता थी। इसी कारण लेखक और उनके मित्र उसे नौकरी दिलवाने उनके पास ले गए। वकील साहब होटल के कमरे से नीचे आए। कश्मीरी दुशाला लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही भी थी। जैसे ही लेखक और उनके मित्र होटल में पहुँचे तो उनके जो वकील मित्र थे वो नीचे आए। उन्होंने पैर में मोजे पहने हुई थी, चप्पलें थी, शॉल ली हुई थी और उनकी बात में चिड़चिड़ापन और लापरवाही थी। लेखक ने कहा, आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। लेखक ने बताया कि यह लड़का है, आपको एक नौकर की ज़रूरत थी तो मैं इसे ले आया। तो वकील साहब ने पूछा, कहाँ से लाए, इसे आप जानते हैं? लेखक बोले, नहीं, मैं नहीं जानता, पर यह बेईमान नहीं हो सकता।
वकील साहब किसी पहाड़ी लड़के पर विश्वास नहीं करते थे। जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं उनके लिए पहाड़ी शब्द का ही इस्तेमाल होता है। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब है, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर लो। वकील साहब पहाड़ी बच्चों पे विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि उन बच्चों में बहुत सी बुराइयां छिपी होती हैं, तो उन्हें उस लड़के को नौकरी नहीं देनी थी। वकील साहब और भी कहते हैं कि अगर मैंने इसे रखा तो पता नहीं ये क्या क्या लेकर भाग जाएगा। वकील साहब ने उस लड़के को अपने यहाँ नौकर नहीं रखा क्योंकि उन्हें पहाड़ी लड़कों पर विश्वास नहीं था। लेखक और उनके मित्र निराश होकर होटल से बाहर आ गए और अपने मच्छरदानी से सजे हुए गर्म कमरे में सोने के लिए झटपट चले गए। बालक कुछ देर ठहरा और उसके बाद वह तेज गति से होटल से बाहर निकल गया। लेखक और उनके मित्र निराश होकर होटल से बाहर आ गए। बालक की सहायता करने के लिए लेखक के मित्र ने बहुत प्रयत्न किया, पर वह सफल न हो सके। बालक भी वहाँ से चला गया। उन्होंने उस बालक को दूसरे दिन आने के लिए कहा। तेज ठंडी हवा चल रही थी। ठंड के मारे बालक के दांत बज रहे थे। हवा तीखी थी, हमारे कोटों के पार कर बदन में तीर सी लगती थी। इतनी ज़्यादा ठंडी थी कि जो उन्होंने कोट पहने हुए थे उसमें से भी उन्हें ठंड का अनुभव हो रहा था। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, ठंड है। उसके आसपास बहुत कम कपड़े हैं। जब लेखक के मित्र ने कहा कि बहुत ज़्यादा ठंड है और उस लड़के के पास कपड़े नहीं है या गर्म कपड़े नहीं हैं, उसके बदन पे भी बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। यहाँ लेखक ने सामाजिक असमानता बताई है और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो गरीबों को मदद करने में कैसी उदासीनता दिखाते हैं या असमर्थता दिखाते हैं, इस बात पे लेखक ने व्यंग कसा है। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर होटल डी.पो में नहीं आया। लेखक ने और उनके मित्र ने दूसरे दिन उस लड़के को होटल में बुलाया था, पर वह लड़का नहीं आया। दोनों ने नैनीताल की अपनी सैर खुशी खुशी खत्म की और वो चलने के लिए तैयार हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उस लड़के की राह देखने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, उन्हें समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया है। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चीथड़ों की कमीज़ मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेशर्मी ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। शव, लाश, डेड बॉडी। लड़का सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया था। रात में उसके मुंह, छाती और मुट्ठियों पर बर्फ़ की चादर बिछ गई थी। लेखक और उनके मित्र बच्चे की मृत्यु के लिए किसी को दोष ना दे सके। उन्हें लगा कि बालक अपने दुर्भाग्य के कारण सोने के लिए और कोई जगह नहीं ढूंढ सका और भूख और सर्दी से ठिठुर कर असमय ही मर गया। सभी लोगों ने देखा और सोचा, अपना अपना भाग्य, मतलब ये तो उस बच्चे का अपना भाग्य है। लेखक ने इस कहानी में सामाजिक असमानता और बुद्धिजीवियों की दूसरों को, गरीबों को मदद करने की असमर्थता या उदासीनता पर व्यंग्य कसा है। लेखक और उनके मित्र चाहते तो उस बेबस मजबूर बालक की मदद कर सकते थे। वे बालक की मदद गर्म कपड़े देकर, खाना देकर या पैसे देकर भी कर सकते थे। उन्होंने अपनी अमानवीयता और हृदयहीनता का परिचय दिया।
और उस बालक को उसके भाग्य पर छोड़ दिया और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया।